नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। महाराष्ट्र की राजनीति में रोज़ नए-नए भूचाल आ रहे हैं, कभी-कभी कोई नए दावे आते हैं, कोई किसी का नया बयान आ जाता है और वो ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि चुनाव अब पास आ रहा है, महज़ 2 या 3 महीने रह गए हैं चुनाव को और कुछ न कुछ खुलासे कोई न कोई एक-दूसरे को बेनकाब करता हुआ नज़र आता है। अब आज का जो डेवलपमेंट है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अब आज की जो हेडलाइन जो काफ़ी सुर्खियों में बनी रही, वो थी कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस प्रमुख हैं नाना पटोले, उन्होंने कहा था कि फडणवीस पर लगाए गए आरोप सही हैं। अब ये किस संदर्भ में था? अनिल देशमुख जो कि उद्धव ठाकरे के टेन्योर में गृह मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फँसाने के लिए उनसे कहा था और कहा था कि अगर नहीं करोगे तो जेल जाओगे। अब ये सारे खुलासे अनिल देशमुख ने 24 तारीख को किए थे। उन्होंने बड़े-बड़े उस पर आरोप लगाए और आज उन आरोपों को महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी ग्रुप के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के आरोप को सही ठहराया है। उन्होंने सही बताया कि हाँ, ये सही बात थी। संजय राउत ने अपने तरीके से कहा कि जब मैं अनिल देशमुख के साथ जेल में था, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें बताई। अब ये जो सारे आरोप हैं इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि मेरे पास भी बहुत सारे वीडियो हैं, समय आएगा तो मैं उन वीडियो को जारी करूँगा। अब दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अनिल देशमुख को 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था और तब वो कई महीनों तक जेल में थे और उसी को लेकर देशमुख ने ये सारे आरोप लगाए हैं। अब नाना पटोले ने क्या कहा है? पहले नाना पटोले ने क्या कहा है उसको बताती हूँ और उसके बाद संजय राउत ने क्या कहा और उसके संदर्भ में ये पूरा जो नया प्रकरण है ये सामने आया है। नाना पटोले ने ये कहा कि अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा। मैं एग्ज़ैक्टली कोट कर रही हूँ जो उन्होंने कहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में राजनीतिक स्थिति बदल गई है और भाजपा शासन के विरोधियों को झूठे आरोपों में फँसाने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग उनके साथ आ गए हैं, उनके केस ईडी और सीबीआई ने वापस ले लिए हैं। तो ये बयान था नाना पटोले का। अब संजय राउत ने क्या कहा है? संजय राउत ने कहा है कि अनिल की गिरफ्तारी षड्यंत्र के तहत हुई। उन पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आदित्य ठाकरे को फंसाने का दबाव था। अनिल से कहा गया था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें जेल जाना होगा। 2 साल पहले जब हम दोनों यानी कि अनिल और संजय राउत जब जेल में थे तब अनिल ने मुझसे ये बात बताई थी। संजय ने कहा था कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। अब आदित्य ठाकरे पर का आरोप लगाने के लिए कहा गया था। इस बात को लेकर अनिल देशमुख ने अपने आरोपों में कहा था कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक आदमी भेजकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार और अनिल परब के खिलाफ हलफनामा देने के लिए कहलवाया था। मुझसे कहा गया कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ हलफनामा दूं कि उन्होंने दिशा सालियान करके बालकनी से नीचे फेंक दिया। और फडणवीस ने मेरे पास हलफनामे भिजवाए थे और साइन करने के लिए कहा था। मुझसे कहा गया कि साइन करने के बाद ईडी और सीबीआई मेरे पास नहीं आएगी। जब मैंने साइन करने से मना कर दिया, उसके बाद ईडी और सीबीआई को भेजा गया। यानी कि इस पूरे खुलासे को अब एक जो पूरा अमली जामा जिसे कहते हैं पहनाया गया है और इस बात से कोई छुपा नहीं है। इस बात पर न्यूज़ लॉन्चर पर भी इंटरव्यू में ये सारी बातें अनिल देशमुख की सामने आई हैं, उनके इंटरव्यू में और उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ कहा किस तरीके से उनके परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी। तो अब ये जो सारा खेल है फडणवीस ने कहा है कि ये मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप है और मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। तो ये जो पूरा सारा मामला है, ये किधर जाता हुआ नज़र आ रहा है और क्या देवेंद्र फडणवीस की जो मुश्किलें हैं वो इससे बढ़ सकती हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर विवेक देशपांडे जुड़ रहे हैं। विवेक आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो विवेक जो ये पूरा प्रकरण है अब नाना पटोले का बोलना, संजय राउत का बोलना कि जो अनिल देशमुख के जो आरोप हैं वो सही हैं। अ, ये अचानक से क्यों हुआ? क्योंकि ये तो 2-3 साल पहले से ये पूरा मामला चल रहा है और अचानक से फिर अब ये बातें क्यों हो रही हैं? जी। नीलू ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपने जो पूछा उसका टाइमिंग जो है वो बहुत क्रूशियल है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव भी खत्म हुए और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 3 महीने में होंगे और बहुत कुछ
दांव पर लगा है महाराष्ट्र में, और महाविकास आघाड़ी की मंशा है कि महाराष्ट्र में वो चुनकर आए। जिस तरह से लोकसभा में उनको अच्छा यश मिला, उसके बाद अभी महाविकास आघाड़ी ये चाहती है कि वो सत्ता पर काबिज हो, और बीजेपी का जो अलायंस है शिवसेना और अजीत ठाकरे वाली एनसीपी, इनके साथ में उसको वो आने वाले चुनाव में हराए। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है, उस एंगल से अगर देखा जाए तो इसका टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। हालांकि अनिल देशमुख वाला जो मामला है वो तो अभी उसको 3 साल तो हो ही गए हैं, मतलब वो 13 महीने तो जेल में थे। उससे पहले उन पर आरोप लगे कि वो 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे। परमवीर सिंह जो उस समय डीजी थे, बम्बई के कमिश्नर थे, उन्होंने शायद इस तरह की कोई उस तरह का आरोप लगाया था, जिसके चलते बीजेपी जिस तरह से काम करती है, बीजेपी की सरकार जिस तरह से काम करती है उन्होंने किया। और अनिल देशमुख जो एक मंत्री थे उद्धव ठाकरे की सरकार में, उनको उन्होंने अरेस्ट करवा के 13 महीने जेल में रखा, और आखिरकार कोर्ट ने उनको क्लीन चिट जैसा दे दिया और कहा कि भाई 100 करोड़ का कोई मामला उनके खिलाफ नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं, कुछ नहीं है, और सिर्फ 1.25 करोड़ का कुछ मामला है जिसका अनअकाउंटेड मनी जिसको कह सकते हैं वो। तो उस बेसिस पर उनको रिहा कर दिया गया है। अब उसके बाद मतलब ये तो एक किसी इतने सीनियर पॉलिटिशियन के पॉलिटिकल करियर पर इतना बड़ा धब्बा लगा देना, और आखिरकार उनके खिलाफ कुछ भी साबित न होना, तो ये अनिल देशमुख के लिए एक बहुत ही उनके लिए बहुत चैलेंजिंग बात थी कि उनके पॉलिटिकल करियर को जिस तरह से निस्ताबूत करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है उन्होंने अभी ये विधानसभा चुनाव का एक टाइमिंग साध कर जो भी उनके पास मटेरियल है वो कह रहे हैं, जिसका वो दावा कर रहे हैं, वो कितना क्रेडिबल है एविडेंस ये हमको पता नहीं। वो कह रहे हैं कि पेन ड्राइव में उनके पास पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी है। वगैरह की बात की है विवेक, जो उन्होंने कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने जी, कहा था कि आप हलफनामे पे साइन करिए, आप साइन नहीं करेंगे तो फिर जी। आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। अब ये जो सारी बातें हैं ये कैसे प्रमाणित होंगी, कैसे करेंगे इसको प्रमाणित अनिल देशमुख? वो किस तरह का एविडेंस उनके पास है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो कितना क्रेडिबल है हमको पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं तो कुछ तो है उनके पास। और उस वो अगर है तो जिस तरह का रिएक्शन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया है, वो अपने आप में बहुत ही एक स्पीकिंग इस तरह का एक रिएक्शन है। वो कहते हैं कि मेरे पास भी है, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि जो अनिल देशमुख कह रहे हैं वो झूठ है, उनके पास कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं कह रहे। वो डंकी की चोट पे ये नहीं कह रहे कि उनके पास कुछ नहीं, वो झूठ बता रहे हैं, और सिर्फ वो किसी तरह का एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं उसके उनके पास है कुछ नहीं। इस तरह की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर वो है तो मेरे पास ये है। अभी आपके पास अगर ये है तो आपने अभी तक क्यों छुपा के रखा है? आप क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अनिल देशमुख अगर अपनी बात निकालेगा तो फिर मैं अपनी बात निकालूंगा? क्या क्या गिव एंड टेक वाली चीज थी क्या? मतलब बार्गेनिंग चल रहा है इसमें? जनता के दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक नागरिक के नाते मैं इसके तरफ जब देखता हूं तो मैं दोनों के बारे में ये सवाल पूछ सकता हूं कि भाई अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपने इतना संगीन कुछ मामला है तो आपने जनता के सामने क्यों नहीं लाया? मैं अनिल देशमुख का फिर भी समझ सकता हूँ, वो सत्ता में नहीं है, वो सरकार के भाग नहीं है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनको अपनी राजनीति करने का पूरा अधिकार है। वो अधिकार आपकी वजह से ज्यादा और ताकतवर हो जाता है, इसलिए कि आपने उनको 13 महीने बिना किसी एविडेंस के कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसके हिसाब से बिना किसी सॉलिड एविडेंस के आपने उनको 13। विवेक, लेकिन क्या ये सही बात नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में ये सारी चीजें पता है कि अनिल देशमुख के परिवार वालों को किस तरीके से तंग किया गया था? ये सारी चीजें सबके बीच में है और जनता के बीच में इसका क्या इंप्रेशन जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, एक जनता की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो अनिल देशमुख ने अभी तक उस बात को अपने पास रखा और अभी इस टाइम पे उन्होंने उसका खुलासा किया है, तो मैं उनकी बात समझ सकता हूँ क्योंकि वो अपने मौके का इंतजार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनका अधिकार बनता है। लेकिन आपके पास अगर अनिल देशमुख के खिलाफ और भी सारी कुछ बातें हैं जो कह रहे हैं आप, तो आप तो सत्ता में बैठे हैं, आपने क्यों नहीं वो सारी बातें उजागर की? आप तो उप मुख्यमंत्री है, आप गृह मंत्री है, ऐसा कुछ अगर आपके पास है, बहुत संगीन कुछ बात है उनके खिलाफ, तो आप उसको उजागर कीजिए, उसको पब्लिक में लाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए। तो ये ना करते हुए आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उसने अगर ऐसा कहा तो फिर मैं ऐसा कहूंगा।
ये कोई आपके दोनों के बीच की बात नहीं है सर। देवेंद्र फडणवीस जी को ये समझना चाहिए, ये आपके दोनों के बीच की बात नहीं है, ये हुँ, जनता की बात है। ये जनता को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आप जनता से अगर सारी बातें छुपा रहे थे, इसका मतलब ये है कि आप अपना कुछ पर्सनल मामला अनिल देशमुख के साथ में सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो नहीं कर सकते आप। तो पॉइंट इज कि जिस तरह से संगीन आरोप अनिल देशमुख ने लगाया है, उसका डिफेंस ये नहीं हो सकता कि हमारे पास भी आपके खिलाफ है। उसका हुँ, डिफेंस ये होगा कि आप बताइए आपके पास क्या है, फिर हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से झूठ बात परोस रहे हैं जनता के सामने। हम इस बात को साबित करके रहेंगे कि आपने जो बताया है वो सारा झूठ है। ये हो हुँ, सकता है उसका रिस्पॉन्स, ये नहीं कि हमारे पास भी है तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपने पास जो है वो अपने पास रखिए, और फिर हम आपको हमारी बात हमारे पास रखेंगे, और जनता के बीच में हम दोनों भी नहीं जाए। इस तरह का कोई बार्गेनिंग का अधिकार आपको नहीं है। ये इलेजिटिमेट है, ये इमोरल है, और ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। नीलो जी। नहीं, लेकिन विवेक, अब इस खबर से आपको क्या लगता है, जो भी खुलासे अनिल देशमुख ने किए हैं, या टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग हो सकता है कि वो वेट कर रहे हो कि भाई जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा मुझे कितना एक्सप्लॉइट किया गया, मुझे कितना तंग किया गया, वो चॉइस उनके पास है। लेकिन इस खबर का फॉल आउट अब क्या होगा? नाना पटोले का ये बोलना कि अनिल देशमुख सही बोल रहे हैं, संजय राउत का ये बोलना कि वो सही बोल रहे हैं, और एक दिन पहले खुद अनिल देशमुख का सारे आरोप लगाना, और आज देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है। इस खबर का फॉल आउट आप क्या देखते हैं, जो इमीडिएट फॉल आउट है महाराष्ट्र के इलेक्शंस को देखते हुए, और आने वाले दिनों में इस पर किस तरीके की राजनीति होगी, जी, और मैं जनता उसको थोड़ा सा फैक्टर जी, किसके साथ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी। जी, मैं उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा। जो भी इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हुआ, पिछले 5 साल से जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जब 2019 के बाद से, उसके चलते महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जो एक वातावरण बना, ये ठीक है कि वोट परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसकी सच्चाई उस तरह से बताना, ये मुझे लगता है कि एक गलत पर्सपेक्टिव देना है। आपका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, ये सच्चाई है, और वो इसलिए नहीं बढ़ा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। और महाविकास आघाड़ी के तीनों जो पार्टियां हैं वो सबका मिलाकर वोट परसेंटेज आपसे ज्यादा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी पर लोगों ने सवाल उठाया है, इसलिए आपका वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं है। आपका कम नहीं हुआ, ये कोई आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। तो लोगों ने इस बात को समझा है कि महायुति यानी बीजेपी पर्टिकुलरली, बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र की है, वो लोगों को रास नहीं आई, लोगों को पसंद नहीं आई, ये बात स्पष्ट है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अब जिस तरह से फिर से उसी तरह की कुछ राजनीति करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी ने इसमें से कुछ सीखा नहीं है, ये वो स्पष्ट दिख रहा है। मतलब ऑलरेडी इस बात महाराष्ट्र में जो हुआ उससे लोगों का इंप्रेशन हुआ है कि दिल्ली में बैठे जो दो लोग हैं वो महाराष्ट्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसको एक औरंगजेब वर्सेस शिवाजी वाला भी टच दिया गया, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात वाला भी टच उसको उस इलेक्शन में था। तो उस वो जो एक इंप्रेशन आपके राजनीति का महाराष्ट्र के जनता के मन पर हुआ है, उसको कम करने के बजाय आप उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की बात अमित शाह ने पूना में आकर की, जिस तरह से उन्होंने शरद पवार जी को करप्शन का सरगना, भ्रष्टाचार का सरगना कहा, और ये कहा कि उन्होंने करप्शन को संस्थागत बनाया, भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। ये इन्होंने महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से अपना लेसन नहीं लर्न किया है, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि जितना आप शरद पवार को महाराष्ट्र में टारगेट करेंगे, उतना आपको नुकसान होगा। वो क्या सोच के टारगेट कर रहे हैं मुझे पता नहीं। जितना हम शरद पवार को टारगेट करेंगे उतना हमको फायदा होगा, ऐसा सोचकर अगर वो ये सब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं उसको दर्शकों के लिए विवेक, दर्शकों के लिए फडणवीस ने क्या कहा एग्जैक्टली मैं पढ़ना चाहती हूँ। फडणवीस ने कहा है कि देशमुख बहुत लंबे समय से मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। आमतौर पर मैं किसी के पीछे नहीं जाता, लेकिन कोई मेरे पीछे आता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। मेरे पास बहुत से ऑडियो वीडियो हैं जो उनकी पार्टी के आदमी ने ही दिए हैं। उनमें से
उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। समय आने पर उसे मैं सामने रखूँगा। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है। नहीं, तो ऐसा है कि अनिल देशमुख ने क्या कहा, मेरे पास ये सब है। उन्होंने अपने पास क्या है वो बताया है। देवेंद्र फडणवीस ये नहीं बता रहे कि उनके पास क्या है, और वो ये नहीं, अनिल देशमुख कह रहे हैं कि आपके पास क्या है आप बताइए। वो चैलेंज कर रहे हैं। वही उसी तरह का चैलेंज देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे हैं अनिल देशमुख को। वो ये अनिल देशमुख को नहीं कह रहे कि क्या है आपके पास बताइए, चलो बताओ आपके पास क्या है बताओ, मैं तैयार हूं आपके साथ दो हाथ करने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसा वो नहीं कह रहे। अनिल देशमुख हालांकि वो कह रहे हैं, वो चैलेंज दे रहे हैं फडणवीस को कि बताओ आपके पास क्या है। तो आप अपना पत्ता खोलने की बात नहीं कर रहे, अनिल देशमुख अपना भी पत्ता खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना पत्ता खोलो। तो चैलेंज कौन ज्यादा दे रहा है, किसके चैलेंज में ताकत है? मुझे लगता है अनिल देशमुख के चैलेंज में ताकत है। वो अपना भी पत्ता खोलने के लिए तैयार है और आपको भी चैलेंज कर रहे हैं, आप अपना पत्ता खोलो। यहां पर देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख को ये नहीं कह रहे हैं कि बताओ आपके पास क्या है। आप अगर मेरे आपके पास 3 इक्के है, अगर देवेंद्र फडणवीस के पास 3 इक्के है, तो आप बताओ आपके पास कौन से 3 इक्के हैं। अनिल देशमुख कह रहे हैं मेरे पास 3 इक्के, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, आपके 3 इक्के बताइए। इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस को इसमें पकड़ा है, इस पूरे केस में उनको दबाया है, दबोचा है, ऐसा मुझे इंप्रेशन हो रहा है। अब आगे जाकर कौन कितना रिवील करता है, अनिल देशमुख क्या रिवील करते हैं और देवेंद्र फडणवीस के पास क्या है जो वो रिवील करेंगे और जिससे अनिल देशमुख नॉन प्लस हो जाएंगे, अनिल देशमुख न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन चैलेंज बड़ा जो दिया है वो अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस को दिया है, इसमें कोई शक नहीं, ये बात स्पष्ट है। दे दो। तो यानी कि आने वाले दिनों में हम क्या समझे, अब लास्ट के 1-2 सवाल आपसे बस करूँगी कि क्या देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें ज़्यादा आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं आने वाले दिनों में? मैं उसको पूरे महाराष्ट्र के राजनीति के परिदृश्य के साथ जोड़कर देखना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति भाजपा ने की है उससे महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र की जनता बहुत उनसे नाराज है। अब ऐसा है कि उसी तरह की राजनीति अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका चॉइस है। दिख ये रहा है कि उसी तरह की राजनीति मुझे लगता है बीजेपी ने आने वाले चुनाव के लिए करने का सोचा है। जिस तरह से वो फ्रीबीज बांट रहे हैं, वो जिस तरह से अमित शाह ने आकर अभी मतलब ये कह रहे हैं कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, फ्रंट फुट पे खेलेंगे मतलब हम बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से हमने अब तक किया है, हम बैक फुट पर नहीं जाएंगे। तो ये एक तरह से जिसको कहते हैं एरोगेंस भी है, मुजोरी भी है। मुझे लगता है कि अगर आपके तौर तरीकों से आपको नुकसान पहुंचा है तो कोई भी नॉर्मल पॉलिटिक्स समझने वाला, करने वाला व्यक्ति अपने तौर तरीके बदलेगा। लेकिन इनका कहना ये है कि हम अपने तौर तरीके से ही काम करेंगे, तो उसका जो कुछ भी खामियाजा या नतीजा जो भी होगा उसके धनी आप ही होंगे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मराठा वाला जो एंगल है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आता है। अनिल देशमुख एक मराठा नेता है, शरद पवार एक मराठा नेता है। ऑलरेडी मराठा सेंटीमेंट जो है वो बीजेपी के खिलाफ है महाराष्ट्र में, उसका खामियाजा उनको लोकसभा के चुनाव में भुगतना भी पड़ा। जरंगे पाटिल ने हाल ही में ये कहा है कि उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को बताया है कि भाई इस बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हराना है। अब आप जितना मराठा लीडर्स को टारगेट करेंगे उतना वातावरण, और देवेंद्र फडणवीस शायद इस बात देखिए, ब्राह्मण होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए किसी का। और अगर कोई देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण होने की वजह से विरोध कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वो ब्राह्मण है इसलिए उनको पॉलिटिक्स में रहने का या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का या फिर मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, तो वो गलत है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को इस बात का पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और वो उनको है, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर वो महाराष्ट्र में राजनीति करना चाहते हैं तो मराठाओं को एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। वो पेशवा स्टाइल में राजनीति नहीं कर सकते, ये उनको समझना चाहिए। मतलब आप ब्राह्मण होने पर
आपको पूरी तरह से अधिकार बनता है महाराष्ट्र में राजनीति करने का, लेकिन ये अधिकार आपको कतई नहीं मिलेगा पॉलिटिकली कि आप जो मराठा कम्युनिटी है, उसको वो एंटेगनाइज़ हो जाए, उनको वो आहत महसूस करे, इस तरह का कोई भी कदम उठाए, ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, आपने नहीं करना चाहिए, आपने इससे बचना चाहिए। तो वो बिल्कुल। शायद देवेंद्र फडणवीस थोड़ा-सा उस बात को भूल रहे हैं और ये जो शरद पवार को टारगेट करना और अनिल देशमुख को फिर से एक बार धमकी देना कि मैं आपके सारे जो भी आपके वीडियोज़, ऑडियोज़ मेरे पास है, मैं जनता के सामने लाऊँगा, इस तरह की बात करना मुझे लगता है बिल्कुल। ठीक नहीं है। उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। मैं बिल्कुल, उनकी ये उनकी तरफ देखिए उनके पास कोई सवाल है। चॉइस भी नहीं। अब आज के जो भी बातें नाना पटोले और संजय राउत की तरफ से हुई हैं, उन्होंने कहा कि भई वो सारे आरोप सही हैं। इसके बाद सब लोग इसी बात को लेकर हेडलाइन लिख रहे हैं कि फडणवीस ने ऐसा लग रहा था कि साजिश रची है, साजिश रची होगी कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जेल भेजने की। लेकिन क्या ये चीज़ अब देवेंद्र फडणवीस पे और भारी पड़ेगी पॉलिटिकली भी, क्योंकि अगर साजिश रची, वो साजिश फेल कैसे हुई? ये भी एक सवाल है कि इतनी बड़ी उन्होंने साजिश रची, कोई कसर नहीं छोड़ा, जेल में भेज दिया, लेकिन फिर भी वो साजिश सफल नहीं हुई। ना उद्धव ठाकरे जेल गए, ना आदित्य ठाकरे का वो कुछ बिगाड़ पाए। तो आज ये भी तो एक सवाल करेंगे। मेरा कहना तो ये है कि जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और अनिल देशमुख के पास ऐसा कुछ था मटेरियल, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस ये समझ रहे थे कि जिसकी वजह से वो उद्धव ठाकरे या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे, शरद पवार, किसी को भी वो फ्रेम कर सकते हैं किसी केस में। ऐसा अगर देवेंद्र फडणवीस समझते थे, अनिल देशमुख के एलिगेशन को मैं सच मानकर अगर हम चलते हैं, तो अगर देवेंद्र फडणवीस इस तरह से सोच रहे थे कि अनिल देशमुख के पास कोई ऐसा मटेरियल है, जिस मटेरियल के चलते वो इनको टारगेट, इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, तो वो मटेरियल तो अनिल देशमुख के पास पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं होगा। वो तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री होने के नाते उनके पास होगा ना। वो कि उन्होंने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए थोड़ी वो मटेरियल कलेक्ट किया है, अगर वो उनके पास है, सच मान लिया जाए तो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में अगर उस तरह की कोई जानकारी थी जो अनिल देशमुख ने अपने पास रखी, तो वो जानकारी फिर 2.5 साल के बाद जब इनकी सरकार आई, तो गृह मंत्रालय से वो जानकारी गायब हो गई क्या? वो जानकारी आप भी तो इस्तेमाल कर सकते थे बिल्कुल। उद्धव ठाकरे के खिलाफ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उनको जो धमकी दे रहे थे कि आप ऐसा, इनके पास कुछ था ही नहीं। उद्धव ठाकरे को फ्रेम करने के लिए, आदित्य ठाकरे को फ्रेम करने के लिए इनके पास कुछ था ही नहीं है। सिर्फ झूठी शायद एक कन्फेशन, झूठा कन्फेशन अनिल देशमुख से लिखवाना चाहते थे कि भाई आप ऐसा बोलो, फिर आपको जेल नहीं होगा, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा इस तरह से कुछ अगर मामला है, तो वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही संगीन है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। से एक बार कहूंगा कि अनिल देशमुख जो कह रहे हैं, वो अगर सच है, तो हम इस तरह के कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। वो अगर झूठ है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस को डरने की क्या बात है? वो कहे, बिल्कुल। खुले तौर हुँ। पर आकर कहे कि भाई बिल्कुल आ जाइए आप, मैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में बैठते हैं, आपके पास जो है वो आप दिखाइए स्क्रीन पर, मेरे पास जो है मैं दिखाता हूँ। ऐसा चैलेंज वो नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो अनिल बिल्कुल। देशमुख को ये बता रहे हैं कि बेहतर ये है कि आप अपनी चीज़ अपने पास रखिए, नहीं तो मैं बिल आपकी चीज़ निकालूँगा। ये गलत है। बिल्कुल। चलिए अब देखना होगा कि ये पूरा मामला किधर को जाता है, और ज़ाहिर-सी बात है कि अनिल देशमुख पॉलिटिकली इसको यूज़ करेंगे और अपने और ये भी बात सही है कि जो उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, जिस तरीके से उनको तंग किया गया, वो उसको एक बड़ा मुद्दा नीलू, बनाएँगे। लेकिन ए क्या ए देवे ए ए हाँ, एक हाँ छोटी-सी बोलिए। बात मैं कहूँगा, ऐसा है कि बीजेपी इस तरह का काम कर सकती है, ये सिर्फ़ कांग्रेस के नेताओं को लगता है या फिर बाकी पॉलिटिकल अपोज़िशन पार्टीज़ के नेताओं को लगता है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ में प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, ये आम जनता को भी लगता है। ये इंप्रेशन खुद बीजेपी ने दिलाया है। बिल्कुल, अपने करतूतों से, अपने बिल्कुल, कार्रवाइयों से, इस तरह के काम उन्होंने पिछले 10 साल में किए हैं, ये आम जनता भी मानती है कि बीजेपी ये सब कर सकती है। तो ये सिर्फ नाना पटोले कह रहे हैं और बाकी कोई कह रहा है इसलिए हम मान लें, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल, और हम भी इस तरह की बात को मान मान सकते हैं कि बीजेपी बिल्कुल ये कर सकती है। क्या उन्होंने किया है या नहीं किया, अपने आप में बात अलग है।
लेकिन क्या वो कर सकते हैं? उसका उत्तर हाँ, ऐसा ही हो सकता है और ये बिल्कुल। बीजेपी का प्रॉब्लम है। चलिए अब देखना होगा कि ये पूरा केस कैसे अनफोल्ड करता है। आपका बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।